नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हमारी इस श्रृंखला में बात चल रही है नक्षत्र, उसके देवता, स्वामी और उनका जातक पर प्रभाव। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले तीन चरण होते हैं मिथुन राशि में। और आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण, जो कि कर्क राशि में आता है। बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है। आज कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में एक विशेष योग के बारे में आज आपको बताऊंगी। अगर मान लो कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बृहस्पति अर्थात गुरु स्वयं विराजमान है, तो उस जातक के ऊपर ग्रह का क्या प्रभाव होगा। बहुत ही अच्छा संयोग। पहली कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, और गुरु जो कि चंद्र और गुरु की मित्रता है। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि गुरु का स्वतः का नक्षत्र है, और पुनर्वसु नक्षत्र के देवता हैं आदित्य, वो भी गुरु और चंद्र के मित्र हैं। अर्थात गुरु अपने देवता जो कि आदित्य सूर्य नारायण, उन आदित्य के देवता हैं पुनर्वसु के, और गुरु भी वही विराजमान है। तो मित्र के नक्षत्र में मित्र ही देवता और स्वतः का नक्षत्र, स्वामित्व जिसका है वही नक्षत्र पुनर्वसु, और कर्क राशि जो कि गुरु की उच्च राशि है। अब ये विशेष संयोग या विशेष योग क्यों कहा जाता है कि उच्च राशि में स्वयं गुरु अपने ही नक्षत्र में अपने ही देवता के साथ, बहुत ही अच्छा संयोग है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे कर्क राशि समराशि है, तो समराशि के 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक मृतावस्था होती है ग्रहों की। मृत अर्थात समाधि अवस्था। अब पुनर्वसु नक्षत्र तो 3 डिग्री और 20 कलाओं तक ही है, अर्थात बिल्कुल शुरू के 3 डिग्री में 3 डिग्री और 20 मिनट वहां पे गुरु है, अर्थात समाधि अवस्था में। अब उच्च राशि होने की वजह से उनका मृतावस्था अर्थात समाधि अवस्था है, वो भी जागृत हो गई। और मान लो चंद्रमा भी अगर पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, तो चंद्रमा का स्वगृही होने की वजह से चंद्रमा भी समाधि से जागृत हो गए। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग हो गया। और ये जो समाधि अवस्था के जागृत अवस्था होने के बाद का जो फल होता है, जातक को इस फल में कुछ विशेष धार्मिक गुप्त ज्ञान मिलता है। अत्यंत भाग्यवान होता है ऐसा जातक जिसकी कुंडली में कर्क राशि के पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु और चंद्र स्वतः विद्यमान हो। और इस लाभ को, इस योग को लाभान्वित होने के लिए अगर उस व्यक्ति का लग्नेश बहुत ही बलवान है, तो उस व्यक्ति की अपने समय आने पर, अर्थात गुरु की महादशा या गुरु के अंतर्दशा आने पर विशेष लाभ उसको मिलेगा। और वो लाभ उसका होगा उसके अंतः चेतना का। अंतः चक्षु जिसको कहते हैं ज्ञान चक्षु खुलना,
वो ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होता है जिस ज्ञान से उसका जीवन बदल जाता है। विशेष गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, विद्या, और ऐसा ज्ञान जो शाश्वत रहता है। एक होती है जानकारी और एक होता है ज्ञान। तो जानकारी आपके पास चाहे कितनी भी हो, लेकिन उस जानकारी का कोई विशेष आपको इतना लाभ नहीं होता, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि वो जानकारी आपके पास जो है उसका आपको उपयोग कैसे करना है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान देते हैं गुरु, और ऐसे में गुरु अपने स्वतः के नक्षत्र में, स्वतः की उच्च राशि में आदित्य देवता के साथ, चंद्रमा के साथ बहुत ही अच्छा शुभ योग माना जाता है, और उस जातक के लिए ये अत्यंत लाभकारी योग होता है। अब आगे बारी आती है कि गोचर में क्या अवस्था है गुरु की। अगर मान लो ऐसे में उस जातक के ऊपर बहुत ही अधिक भगवान की कृपा है, तो गोचर में भी जब गुरु इसी नक्षत्र पर, इसी राशि पर और ऐसे ही चंद्रमा के साथ आएंगे, तब उसको परमात्मा का कुछ विशेष साक्षात्कार हो सकता है। बहुत ही अच्छा योग है, और इसका लाभ अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है या ऐसी ग्रह रचना है, तो आप देखिए आपकी गुरु महादशा या गुरु अंतरदशा आपको कब मिलने वाली है। उस समय आप अगर ध्यान दें तो आपको एक विशेष लाभ की अनुभूति होगी, विशेष लाभ होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप आनंद प्राप्त करेंगे। अर्थात ऐसी कुंडली के लिए बाकी ग्रहों को भी देखना ही होता है कि बाकी ग्रह हमारे कुंडली में कैसे हैं। अगर मान लो हम थोड़ी देर के लिए नकारात्मक बात करें कि ऐसे ग्रह होने के बाद, ऐसे गुरु अगर पुनर्वसु नक्षत्र में होने के बाद अगर बाकी के अन्य ग्रह अगर उनकी अशुभ दृष्टि हो रही है, क्रूर दृष्टि आ रही है, तो क्या होगा? हाँ, कुछ जो शुभ लाभ है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। जितना लाभ मैं अभी बता रही थी उतना लाभ उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभान्वित तो वो अवश्य होंगे। दोस्तों, नक्षत्र का हमारे जीवन पर और गोचर ग्रह का, हमारे महादशाओं का और हमारे अन्य ग्रहों का हमारे जीवन पर जिस तरह प्रभाव पड़ता है, उस तरह हमारा जीवन पल पल बदलते रहता है। और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, कुछ समय पहले हमारा मन कुछ और था, कुछ समय बाद हमारे मन में कुछ और विचार आने लगते हैं, और हम अच्छा या बुरा, जैसे हमारा नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होगा उस तरह से हमारा मन बदलते रहता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण की। तो इस नक्षत्र में अगर मान लो कोई अन्य ग्रह भी आते हैं तो उसका प्रभाव भी अलग अलग तरह से होगा। अगर मान लो कोई विपरीत ग्रह आ जाते हैं तो उसका भी कहने को विपरीत परिणाम होगा, लेकिन फिर भी पुनर्वसु नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, तो इसका असर जातक के जीवन में शुभ ही होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।